नमस्कार, यथोवत मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो संबंध जो है वो यदि हम शब्द को ही देखते हैं तो एक तो ये बात है कि इससे हम सब लोग बड़ी भांति परिचित हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है ठीक से देखने जाए तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, वो कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जो किसी से संबंधित ना हो। तो यदि हम पूरे ब्रह्मांड को ही देखें, यूनिवर्स को ही देखें, तो उसमें अरबों खरबों जाने कितनी गैलेक्सीज हैं। वो सब अपने संबंधों को समझते हुए, उनका निर्वहन करते हुए, अपने आप में एक परस्पर एक दूरी बनाए हुए अपनी अपनी यात्रा करती रहती है एक निश्चित पथ पर। यदि अपने ही हम सोलर सिस्टम को देखें तो सोलर सिस्टम में सूर्य है, उसके चारों ओर जो ग्रह है वो एक चक्कर लगा रहे हैं। अब वो अरबों खरबों वर्ष से लगा रहे हैं, हम लोग तो जानते नहीं, हमारी तो कोई बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है। वो समय अपना एक, और दूरी उनकी निश्चित बनी हुई है, दूरी कम ज्यादा नहीं होती। उनका एक जो पाथ है वो पाथ बना हुआ है, उस पर करते रहते हैं। ये बड़े यदि सिस्टम को देखने जाए तो ब्रह्मांड को देख ले, अपने सोलर सिस्टम को देख ले, और छोटे से छोटे सिस्टम पर यदि जाएं तो यदि एटम को हम देख ले, मतलब जिसको कि विभाजित करने के बाद फिर उसके अपने गुण नहीं रहते, तो एक यदि हम परमाणु को देखते हैं तो बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। वो जो जिस एलिमेंट का जो नंबर है उसके मान से उसका अपना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो निश्चित है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित है। वो भी आपस में उतनी सम्मानजनक दूरी बना करके लगातार वो भ्रमण करते रहते हैं जब तक कि हम लोग जाकर के उसको छेड़ नहीं देते। तो छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई जैसे एटम और गैलेक्सीज, इसमें भी यदि हम देखें तो ये जो संबंध का मामला है ये मनुष्यों तक ज्यादा है। यदि हम प्रकृति को देखें तो मौसमों का आना, मौसमों का जाना, जब तक कि हम लोगों ने उसको डिस्टर्ब नहीं कर दिया है। एक किसी जंगल में देखें तो उसमें घास भी है, मतलब जो इकोलॉजी के या पर्यावरण के जो विद्यार्थी हैं जो उसको देखते हैं, प्रोफेशनली ना भी हो, तो वो सब कुछ निश्चित है। तो घास बहुत ज्यादा है, उससे कम थोड़े हिरन है, उससे कम थोड़े शेर हैं, फिर उधर जो है पेड़ है। तो आप देखिए उनकी संख्या निश्चित रहती है। कोई आप एक बहुत घने अफ्रीका के जंगल की यदि बात करें, कोई जिसमें कोई 1,000 किलोमीटर में कोई मनुष्य ना हो, बाकी सब हो, तो लाखों करोड़ों वर्षों से वैसे ही चला आ रहा है। वो एक जो है वो मनुष्यों का जोड़ा आ जाए और उसके बाद 100 साल में देखिए उसके बाद क्या उसकी हालत हो जाती है। तो प्रकृति में या ब्रह्मांड में जितनी इकाइयां हैं वो अपने संबंधों को पहचानती है और परस्पर पूरकता में वो बनी रहती है। एक म्यूचुअल उनमें कॉम्प्लीमेंटेरिटी दिखती है, एक दूसरे का सम्मान करती है और एक दूसरे को बनाए रखने के लिए उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको करती रहती है। तो इस पर तो बहुत विस्तार से बात की जा सकती है, परंतु ये जो संबंध जो विषय है, मुख्यतः ऐसा लगता है कि ये विषय जो है ये मनुष्यों के लिए विषय ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है। क्योंकि संबंधों में कोई बिगाड़ की यदि बात है, संबंधों में यदि कोई तनाव की बात है, संबंधों के कारण कोई बिखराव की बात है, और संबंधों तो वो मनुष्यों के कारण है। और पूरे जो हम प्रकृति में भी देखते हैं तो उस प्रकृति में भी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो भी मनुष्यों के कारण ही है। तो हम मनुष्यों के कारण जो है एक ये संबंध एक ऐसा विषय हो जाता है जिस पर कुछ चर्चा करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। तो संबंध जो है वो उसके कई आयाम हो सकते हैं। मनुष्यों के लेवल पर यदि हम बात करें तो बहुत आयाम हो सकते हैं। एक तो मैं से ही संबंध है। तो ये जो मैं हूं, ये मैं कब नाराज हो जाता हूँ, कब खुश हो जाता हूँ, कब डिप्रेशन में चला जाता हूँ, कब मैं खींच जाता हूँ, कब मैं अकड़ जाता हूँ, इस पर अपना नियंत्रण चाहते हुए भी अधिकांशतः बाद में ही पता चलता है कि गड़बड़ हो गई। तो मैं से संबंध है वो इस पूरी संस्था का जो बेसिकली तो ऑब्जेक्टिव भी है, इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज। तो मैं वाला मामला यदि ठीक हो जाए तो उसके बाद दूसरे जो मैं है उनसे ठीक होने की अपेक्षा की जा सकती है। अपने मैं में यदि बिगाड़ है, यानी यदि हम अपने आप को देखें तो शायद जितने समय हम जगे हुए हैं और सोते हुए तो खैर अपने साथ ही चलता है, तो कुल मिलाकर के मैं से ही संघर्ष चलता रहता है।
तो एक तो जो संबंध मैं का मैं से है, यानी अपने आप में ही जो मैं है उसमें दो मैं है, एक मैं वो जो हूं और एक जो मैं होना चाहता हूं। ये जो मैं हूं और ये जो मैं होना चाहता हूं उसके बीच का जो पूरा एक बहुत बड़ी दूरी मुझ में है, किसी और में भी हो सकती है, वो एक सोचने का विषय, विचारने का विषय और उस पर कुछ काम करने का विषय। एक मैं का मेरे शरीर के साथ भी संबंध है और बड़ा संबंध है। तो स्वास्थ्य को लेकर के जितनी भी बातें हैं, सुबह उठना, कब सोना, कब खाना, क्या खाना, कैसे रहना, व्यायाम, योग, है ना, ये सारी जो बातें हैं वो मैं के साथ जो शरीर का जो संबंध है वो उसकी बातें। मैं का एक तीसरा आयाम मुझे लगता है हो सकता है परिवार में संबंध, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पत्नी के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, चाचा, ताऊ, हम लोग की तो बहुत बड़ी विरासत है। तो जो एक हमारा परिवार है वह परिवार की भी, मतलब अमेरिका वगैरह में लोग बताते हैं कि यदि पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो उसको भी वो कहते हैं जॉइंट फैमिली है। हमारे यहाँ तो फॉर्चुनेटली अभी भी जॉइंट फैमिली के नाम पर एक बड़ा कुनबा रहता है। तो ये जो परिवार है उसमें जो मैं का, यानी मेरा जो संबंध परिवार के जो विभिन्न जो लोग हैं, विभिन्न जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ क्या है, वो भी एक संबंध का विषय है। उसके बाद प्रकृति है। इस प्रकृति में जो मिट्टी, पानी, हवा, ये सब जितने आयाम है ना, पर्यावरण के जितने विषय हैं वो सारे के सारे जितने भी विषय हैं वो भी एक प्रकृति के साथ विषय है। और फिर उसके बाद तो अस्तित्व तो है ही, अस्तित्व में तो बहुत सारे प्रश्न है, अस्तित्व प्रश्नों से भरा ही हुआ है। और उसके साथ जो संबंध है, तो मनुष्य जो है चांद पे चला ही गया है, मंगल तक हमारे पहुंच गए हैं, मंगल पर अब कॉलोनियां वगैरह बिकी रही हैं। तो जो संबंध का जो आयाम है, वो जो पूरा विषय है वो बहुत वृहद है। तो मुझे लगा कि मैं जहाँ फेल हो गया हूँ, बाकी मैं तो ज्यादा कोशिश करता नहीं, पर जहां जहां लगता है कि हाँ मामला अभी अक्सर गड़बड़ हो जाता है, तो वो परिवार में संबंध है। तो आई जस्ट थॉट कि उसके बारे में कुछ आपसे बात करूं। तो परिवार में जो संबंध है उस पर कुछ मुद्दों को चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ कंसाइज रूप से बात हो जाए, इसलिए जो है वो आगे आगे चले बात करें। तो यदि हम मनुष्य को देखते हैं तो हर मनुष्य जो है एक बात हमेशा चाहता है, वो है, क्योंकि मनुष्य के मनुष्य से संबंध की बात है, इसलिए मैं इसको प्रारंभ में कह रहा हूं कि हर मनुष्य निरंतर चाहता है कि वो सुखी रहे और समृद्ध रहे। ऐसा हो नहीं पाता, ये अलग विषय है। क्यों नहीं हो पाता, ये अलग विषय है। कुछ लोग निरंतर सुखी रहते हैं, कुछ लोग नहीं रहते। और समृद्धि का अर्थ यह है कि मैं शब्द को स्पष्ट कर देता हूं कि जो मेरे जीने के लिए आवश्यक है, मेरे मेरे परिवार के जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वो उसकी मैं पूर्ति कर सकूं। जितना रोटी, कपड़ा, मकान की दृष्टि से जो कुछ भी चाहिए, बाहर जाने के लिए, चलने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो या तो मेरे पास है, या परिवार की आवश्यकताओं को, बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए मैं उसकी पूर्ति कर सकता हूं। ये यदि मेरे में एक हुनर है, मेरे में योग्यता है, मेरे में क्षमता है, तो ये समृद्धि है। तो हर व्यक्ति जो है वो निरंतर चाहता है, सुख चाहता है और समृद्धि चाहता है। अब इसको चाहने के लिए करना क्या है, तो उसके लिए एक कार्यक्रम बनाना पड़ता है। कार्यक्रम क्या है कि हम सभी लोग व्यवस्था में जिए, हार्मनी में जिए। हार्मनी से क्या अर्थ है? एक तो मैं की मैं में हार्मनी है, जैसे मैंने बताया, शरीर मेरा स्वस्थ रहता है, हार्मनी है। परिवार में जितने भी हमारे सदस्य हैं उनके साथ जो हमारे मूल्य हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति होती रहती है। पिता के रूप में मेरी मेरे बच्चों के साथ, पुत्र के रूप में मेरी मेरे पिता के साथ, माता के साथ, मित्रों के साथ, है ना। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जीना, उस हार्मनी में जीना, ये जो है सुख में जीना है। कहीं भी डिसहार्मोनी होती है, अभी शरीर सब ठीक ठाक है, एक दांत में दर्द शुरू हो जाता है और रात में 12 बजे दर्द शुरू होता है, रात भर बैठे रहते हैं, वो डिसहार्मनी हो जाती है। वो जो एक शरीर के साथ जो हम एक व्यवस्था में जी रहे थे, वो वैसे तो दांत का पता नहीं लगता, लोग कहते हैं 32 है, शायद ही कभी गिनते हो 32 है कि नहीं है, मान के चलते हैं कि है और रहेंगे हमेशा।
तो अभी ठीक ठाक जी रहे हैं, अभी ऑफिस में पिताजी, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, सुबह ठीक ठाक गए थे, लौट के आए, ऑफिस में बॉस ने डांटा तो लौट करके पत्नी को डांट दिया, बच्चे को डांट दिया। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जीना वो सुख है, और इस यदि अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था में जीने पर बाध्य होना, जीने के लिए मजबूर होना, वो दुख है। मोटी मोटी इतनी परिभाषाएं बहुत हो सकती है, परंतु जब सब ठीक ठाक चल रहा है तो वो सुख है, और जो ठीक ठाक चलने में कुछ भी बाधा आ जाती है तो वो दुख है। उस जिससे हम निकलना चाहते हैं, यदि वो दुखी किसी ने सुख बना लिया वो एक अलग बात है, उसको वो सुख मान के चल रहा है तो ठीक बात है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था में जो, जैसा मैंने कहा कि परिवार में व्यवस्था पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इसमें लेके कहां पर क्या समस्याएं आती हैं उसको लेके चर्चा करेंगे। जो बात मैं कह रहा हूं उसको अपने अपने अधिकार पे आप लोग जांच सकते हैं, वो आपको ही जांचना है। मैं मेरे लिए जांचूंगा, आप अपने लिए जांच लीजिए, और उस जांचने के आधार पर आपको लगता है कि ठीक है तो वो आपके लिए ठीक होगी, यदि वो ठीक नहीं है तो उसको आप जांचिए, उस पर हम लोग बात तो कर ही सकते हैं। तो जो बात है उसको थोड़ा सा जी करके भी देखने की जरूरत है कि यदि मैं हारमोनी में हूँ, मतलब मानता तो हूँ कि हारमोनी में हूँ, पर हूँ कि नहीं, ये थोड़ा जांचने की बात है। क्योंकि बहुत सारी बातों को हम बहुत ऊपर ऊपर सुन लेते हैं और ऊपरी स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं, बहुत जांचने का काम होता नहीं है। तो उस दृष्टि से थोड़ा उसको और देखने की जरूरत है। और जब हम संबंधों की बात करते हैं तो मैं ही मेरी तरफ से जी रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छा जी रहा हूँ, परिवार वालों के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, परंतु कभी कभी उनसे भी थोड़ा फीडबैक आते रहना चाहिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो फीडबैक आने का अवकाश भी रहना चाहिए, वो लीवरेज रहनी चाहिए, वो स्पेस बना रहना चाहिए। ये भी इसलिए जो है वो एक म्यूचुअल हैप्पीनेस की बात है। मैं भी सुख हूँ, मैं भी सुखी हूँ, मेरी पत्नी भी सुखी है, परस्पर एक दूसरे में संबंधों में ये भी एक जो है म्यूचुअल हैप्पीनेस है बच्चों के साथ, वो सब एक देखने की बात है। तो परिवार को यदि हम देखते हैं तो जैसा एक मैं हूँ वैसे ही मेरे पिता भी एक मैं है, मेरी माँ भी एक मैं है, मेरी पत्नी भी एक मैं है, मेरे बच्चे भी एक मैं है। तो जितने संबंध में लोग हैं वो सबके सब मैं है। और परिवार में एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई भाव होता है, किसी न किसी भाव के साथ जीते हैं, और वो भाव का जब निर्वहन होता है, उस निर्वहन के आधार पर ही हम लोग म्यूचुअली जो है हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं, सुखी होते हैं। तब जो है ये कह सकते हैं कि न्याय हुआ है। तो न्याय की एक तो परिभाषा जो है वो लीगल रहती है, वो जो भी कुछ होती हो, परंतु न्याय को यदि आप परिभाषित एक बहुत सामान्य शब्दों में करना चाहें तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, एक संबंधी का दूसरे संबंधी के साथ जो अपेक्षा है मूल्यों की, यदि उसकी पूर्ति होती है तो वो न्याय होता है। जैसे फिल्मों में भी देखते रहते हैं, कभी कभी किसी के घर पे भी हो जाता होगा, हमारे भी घर पे आता है ना, तो पत्नी कहती है, अक्सर पत्नियों को रहता है कि तुमने मेरे साथ जीवन भर न्याय नहीं किया। तो न्याय नहीं किया मतलब यदि आप पूछ लें कि भाई क्या न्याय नहीं किया, तो फिर आपके पूरे 20, 25, 30, 40 साल की पूरे वैवाहिक जीवन की फिर कथा में बहुत सारी आती है ना, तो ये न्याय क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे में, खासकर जहाँ से मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में लड़कों का पिता के प्रति बहुत नाराजगी रहती है, शायद बुंदेलखंड में भी रहती होगी, क्योंकि लगता हुआ एरिया है कि साहब पिता के साथ न्याय नहीं हुआ, पिता से बहुत शिकायतें रहती है। पिता को भी पुत्र से कुछ शिकायतें रहती हैं, बेटी से कुछ कम रहती है ना। बेटी बेटी और पुत्री और पुत्री और पिता का संबंध देखें और पुत्र और पिता का देखें तो कुछ कुछ उसमें रहता है। तो यदि इसको देखें तो मोटे मोटे तौर पर ये जो भाव है ये 9 भाव दिखाई पड़ते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और इसको कम भी किया जा सकता है, पर वो मोटे मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं। तो पहला जो भाव है वो विश्वास है, अंग्रेजी में ट्रस्ट है, इसमें टी उड़ गया है, ये ट्रस्ट है, ये आधार मूल्य है, बेस में है। यदि ये नहीं है तो फिर कोई बात आगे बढ़ती नहीं है। उसके बाद सम्मान है। विश्वास का अर्थ ये है कि मैं निरंतर सुखी रहना चाहता हूं, दूसरा भी निरंतर सुखी रहना चाहता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुख के अर्थ में बने हुए हैं और इस संबंध का निर्वहन लगातार करते हैं, ये विश्वास है। यदि ये नहीं होता तो कोई संबंध आगे बढ़ता है नहीं, किसी भी संबंध को देख लीजिए। सम्मान का अर्थ है कि समता के अर्थ में मान, समता के अर्थ में मूल्यांकन। तो उस पर बात कर लेंगे, और विषय पर जब सब कभी समय आएगा तो उस पर बात कर लेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा है वो स्नेह है, अफेक्शन।
चौथा ममता है, पांचवा वात्सल्य है, जो गाइडेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, फिर श्रद्धा है, गौरव है, कृतज्ञता है, और यदि हम शीर्ष मूल्य कहते हैं तो वो मूल्य प्रेम है। तो इन मूल्यों पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है, पर एक मूल्य पर, चूंकि समय को देखते हुए मैं कोशिश करता हूं कि आधार मूल्य जो है विश्वास है, उस पर बात करते हैं। ये जो मूल्य है, ये जो भाव है, क्या ये हमको स्वीकार होते हैं? ये प्रश्न है कि ये ठीक है कि नहीं, हम में ये भाव है कि नहीं। और जब हम इन भाव में जी रहे होते हैं, हमारे आसपास जो भी संबंध है, तो उसमें हम सुखी होते हैं या नहीं, ये दूसरा प्रश्न है हमारे सामने। ये हम सबको देखना है। हम जब अपने स्तर से इन भावों का निर्वहन करते हैं, मैं तो सुखी होता हूं, दूसरा सुखी होता है कि नहीं होता, या उसमें कुछ कमी रह जाती है? यदि कमी रह जाती है तो वो क्या रह जाती है? तो ये जो ट्रस्ट है, इस पर बात कर लेते हैं। तो ट्रस्ट का मतलब है एश्योर्ड, टू बी एश्योर्ड, या आश्वस्त होना। तो आश्वस्त किस बात पे होना? कि ये जो दूसरे लोग हैं मेरे परिवार में, परिवार के बाहर, ये मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, ऐसा स्पष्ट मेरे को हो जाए तो भरोसा होता है, तो विश्वास होता है। परिवार में या अन्य जो संबंधों के में जो भी कुछ समस्याएं हैं, वो विश्वास के अभाव में ही होता है। तो ये क्लैरिटी हमें हो जाए कि जो सामने वाला है ये मुझे दुखी नहीं करना चाहता, मुझे सुखी करना चाहता है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ये ऐसा करना ही चाहता है। अब कुछ प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न ये कि क्या मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूं? उत्तर शायद आएगा हाँ, कुछ अलग भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मैं दूसरों को निरंतर सुखी करना चाहता हूं? शायद इसका भी उत्तर हाँ आएगा। तीसरा प्रश्न है, क्या दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है? इसका भी उत्तर होपफुली हाँ ही आएगा। ये जो चौथा प्रश्न है, क्या दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, या ये जो दूसरे हैं, क्या ये मुझे निरंतर सुखी करना चाहते हैं? ये एक प्रश्न है जिस पर विचार करने की जरूरत है। और संबंधों की जो सारी समस्या है वो यहीं पर है, क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं तो स्वयं को सुखी करना चाहता हूं, दूसरे को भी करना चाहता हूं, दूसरा भी सुखी रहना चाहता है। समस्या क्या आती है कि दूसरे के साथ समस्या आ रही है। इसके साथ कुछ बातें और जुड़ी हुई है कि जो चाहना का मतलब ये कि जैसा होना मुझे स्वीकार है ना, इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि एक सहज स्वीकृति है। चाहना शब्द को भी स्पष्ट कर देते हैं कि सहज रूप में मुझे क्या स्वीकार होता है। अब इसके साथ जो प्रश्न आता है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, तो क्या मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूं? मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, ये बात ठीक है, तो क्या मैं दूसरों को निरंतर सुखी कर पाता हूं? तीसरा, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है। अक्सर दिखता है ये, हमको तो यही दिखता है कि वो तो सुखी है, मुझे दुखी करने में लगा रहता है दिन रात। पर उसको जांचने की बात है। चौथा जो प्रश्न है, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, तो क्या दूसरा मुझे निरंतर सुखी रख पाता है? ये चार बड़े प्रश्न है हमारे सामने, यदि हम संबंधों को देखना चाहते हैं, और संबंधों में भी खासकर विश्वास को देखना चाहते हैं, और भी जो मूल्य हैं उनको देख सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। दो लोग बैठे हुए हैं, हमारे घर पे कोई आ गया, मेरा हाथ लग गया, पानी पे हाथ लग गया, तो वो गिलास गिर के टूट गया। तो यदि आप दाईं तरफ देखें तो मेरा उसमें रिएक्शन क्या आता है कि मुझसे गिलास टूट गया। यदि वही गिलास दूसरे से टूट जाए, और घर पे अक्सर हो जाता है सब कि दूसरे ने गिलास तोड़ दिया, मेरे से तो टूट गया, दूसरे ने तोड़ दिया, और मुझसे अनजाने में गिर गया।
दूसरे का होता है कि उसने जानबूझ के गलती की, और मुझसे अनजाने में गलती हो जाती है, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैं तो ठीक ठाक ही आदमी हूँ। और दूसरा जो है ये जानबूझ करके गलती करता है और ये गलत है। क्लास का एक उदाहरण है, ऐसे चलते रहते हैं। तो यदि आप ये देखें, हम जब भी अपना आकलन करते हैं तो हम यहां पर आकलन करते हैं कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, और दूसरे का आकलन जो है हम करते हैं कि दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। दूसरे की जब हम कोई भी गलती होती है तो सामान्यतः मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूँ, और जब मैं हम कहता हूं तो आप मैं मान के चलिए, मतलब मैं मेरे बारे में कह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि यार ये गलत आदमी है, मूर्ख आदमी है, कमजोर आदमी है, नासमझ आदमी है, और फिर मुझे उस पर शंका होने लगती है। और इस प्रकार के जो भी रिएक्शंस होते हैं, वो गुस्सा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे खींचना हो, चाहे चिढ़ हो, ये सब एक प्रकार की शंका ही होती है। उसकी जो कॉम्पिटेंस है, उसकी जो योग्यता है, उस पर हम शंका करने लगते हैं कि यार ये तो इसमें कमजोरी है, कमी है। तो यदि इसको हम देखने चाहते हैं तो दूसरे की जो चाहना है और हमारी जो चाहना है, उसके बीच का जो द्वंद्व है वो कहीं विश्वास के आड़े आता है। अपने आप को यदि देखने जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका मुझ पर लगातार विश्वास बना रहा है, बिना किसी शर्त के, निरंतर, ऐसे कितने लोग हैं। बहुत पहले एक बात है, इसी पर कभी सोच रहा था मैं। झाबुआ में एक जगह है मेघनगर, तब झाबुआ में था मैं, मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे, और कहीं पर ये बात आई, तो अ, मैंने सोचा कि जांच के देखते हैं। तो सुबह जाते थे, तो सुबह के सेशन में तो हम और पत्नी चले जाते थे, कहीं पर ये बात चल रही थी, कुछ ऐसी कुछ बातें, मूल्यों पे कुछ बात चल रही थी। सुबह के सेशन में हम चले जाते थे, दोपहर में लौट करके आते थे, बच्चों को लेकर के आते थे वापस। दो बच्चे बच्चे हैं मेरे, बेटा बेटी। तो मैंने भी सोचा कि जांचूं तो मेरा जो है, बाकी लोगों का विश्वास जो है लोगों का मुझ पर है कि नहीं। तो मैंने सोचा बच्चों का कहाँ है, पत्नी का हाँ बढ़िया है, दोस्तों का मैंने कहा वो तो रहता ही है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, परिवार का मैंने कहा ठीक है, दोस्त सब सोचा ठीक है। फिर मैं सोचा जांच के देखते हैं। तो नॉर्मली जो है वो लौटते समय मैं गाड़ी चलाता था और पत्नी साथ में बैठती थी, और ड्राइवर हमारा एक था पूर्णानाथ योगी, वो पीछे बच्चों के साथ बैठ जाता था। उस दिन मैंने कहा ड्राइवर को, मैंने कहा भाई तुम गाड़ी चला लो, मैं पीछे बच्चों के साथ बैठूंगा। मैं पीछे बैठ गया। जब पीछे बैठा तो बच्चों ने पूछा पापा हमारे साथ बैठेंगे, मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, बैठ ही सकते क्या। हाँ पापा बैठिए। बैठ गए, गाड़ी चली। 2-4 मिनट गाड़ी चली, फिर मैंने मेरी बेटी से पूछा कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है। पापा ठीक चल रही है। मैंने कहा तुम्हारे दोस्त सब ठीक है, बोले हाँ। तो वस्तुतः मुझे वो कौन सी क्लास में थी मुझे ध्यान नहीं था, उसके कौन दोस्त है मुझे वो भी नहीं पता था। 4-5 मिनट निकल गए, वो झाबुआ में कलेक्टर बंगले से आगे निकले, फिर तो वहाँ एक नाका आता है मेघनगर, वहां पहुंचे। उससे फिर बेटे से पूछा कैसा चल रहा है, तो पापा अच्छा चल रहा है, तुम्हारे दोस्त ठीक है, हमने कहा ठीक है। उसके बाद वो जो 20-22 मिनट का सफर था, वो जो बच्चे हंसते खेलते जाया करते थे पूरे रास्ते भर, हम भी पत्नी बात करते थे, वो एकदम चुप होके चले। तो मेरा मुझे ये स्पष्टता हो गई कि मेरे बच्चों का मुझ पर कितना विश्वास है। और उत्तर प्रदेश के नाते कभी कभी पिताजी भी हमको समय समय पर जो है ठीक करने रखने के लिए ठोक दिया करते थे, हम भी उन्हें ठोक दिया करते थे, सहज भाव से कर देते थे कि बच्चे हैं, इनको अनुशासन में रखना है, नियंत्रण में रखना है। उसके करीब 4 साल बाद उज्जैन ट्रांसफर हो गया, तो मैं स्कूटर चला के जा रहा था, पत्नी पीछे बैठी थी। 4 साल बाद फिर मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी शुरू की, अपने आप में जो जो कमियां थी उसको देखना शुरू किया। 4 साल बाद पत्नी से पूछ पाया कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं। तो पत्नी ने कहा नहीं, मुझे आप पे विश्वास, आपको मुझ पे है कि नहीं। तो यदि दूसरे की चाहना हम ऐसा मानते हैं कि वो हमें सुखी तो करना ही चाहता है, यदि आप इसको देखें कि दूसरा भी जो है वो मुझे सुखी करना चाहता है, ये भाव यदि आता है 4A जो सबसे नीचे है, तो उसके लिए यदि उसमें कमी है किसी योग्यता की, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें उसकी योग्यता विकसित करने में सहयोग करना चाहिए क्या, या खींचना चाहिए, या उस पर गुस्सा करना चाहिए, या उसको अपना विरोधी मान लेना चाहिए।
इसलिए जो है, यदि ये समझ ठीक हो जाती है तो ये दिखाई पड़ता है कि कोई संबंध रखना है तो जब तक मेरा दूसरों के प्रति और दूसरों का मेरे प्रति विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तब तक जो है वो कोई भी संबंध फलित नहीं होता है। इसलिए जो है कहा है कि विश्वास जो है संबंध का आधार मूल्य है। मूल्य का भी अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि एक इकाई की दूसरे इकाई के साथ, एक यूनिट की दूसरे यूनिट के साथ जो भागीदारी है वो उसका मूल्य है। तो इसलिए जो है वो जो मैं सहयोग करने जाता हूं तो उसको विश्वास कहा है, और यदि मैं खींचता हूं, गुस्सा करता हूं, उसको विरोधी के रूप में देखता हूं तो उसको अविश्वास कहा है। तो यदि मैं ये देखता हूं कि दूसरे जो भी लोग हैं वो मेरे सुख के अर्थ में है, समृद्धि के अर्थ में है, इस बात की मेरे को यदि आश्वस्ति है, तब मैं उसको संबंधी के रूप में देख पाता हूँ। वो दोस्त हो, कोई भी हो सकता है, और तब मैं देख पाता हूँ कि मेरे साथ उसकी म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या है, हम लोग कोई कार्यक्रम परस्पर बना पाते हैं। और यदि उसमें कुछ कमी है, मुझे लगता है, तो क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं पहले तो खुद जिम्मेदारी पूर्वक जीना शुरू करूं, और ये डांट फटकार, खींचना, गुस्सा करना ये छोड़ करके वो दूसरा ठीक हो जाए, वो समझदार हो जाए, वो जिम्मेदार हो जाए, इसके लिए जो है सहयोग करना शुरू करूं। और मेरे में यदि कम है, मेरी ही योग्यता कम है, और ऐसा अक्सर होता है, यानी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मनोहर दुबे साहब एक बैठे ही है, बहुत लोगों को सीखने मिला। यानी उन्होंने, जब वो हमारे यहाँ जब डायरेक्टर थे, तो उन्होंने जिस प्रकार का जो सिस्टम्स बनाए थे, वो सिस्टम जो है वो आज तक हम लोग उसको फॉलो, मतलब उस समय तक जब बनाए, जब तक वो रहे तब तक रहे। उसके बाद अब आज लोग पेंशन को लेकर के, उनकी क्रमोन्नति लेकर के लोग वो घूमते रहते, ढूंढते रहते, उतनी बड़ी परेशानी है। तो जिससे हमको दिखाई पड़ता है कि योग्यता मेरी कम है, उससे मैं समझने के लिए, सीखने के लिए तत्पर होता हूँ। तो ऐसी स्थिति जो है वो विश्वास की स्थिति बनती है, और विश्वास तो हमें क्लियर है ही। तो इस पर आप लोगों के जो भी सुझाव हो और जो भी बातें आप कहना चाहें, शेयर करना चाहें, आप लोग कर सकते हैं। सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता और परतंत्रता को आप थोड़ा सा समझाइए। जैसे कि परिवार में जिम्मेदारी और निष्ठा होती है, निष्ठा के साथ हम यदि जीते हैं तो हमारा संबंध सभी, हम संबंधों में जी पाते हैं, हार्मनी में जी पाते हैं। इसी तरह हम स्वतंत्रता को कैसे समझें और परतंत्रता को? सर, आपसे यही प्रश्न है। तो आपको क्या लगता है, इसके पहले कि मैं अपनी बात रखूं, इस पर आप क्या सोचती हैं? सर, मैं यही सोचती हूँ कि स्वतंत्रता मतलब जिम्मेदारी के साथ जीना, और परतंत्रता मतलब हम दूसरे के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है, और हम दूसरा यदि हमारे बारे में कोई भी बात करता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और हम वैसे हो जाते हैं। मतलब हमारा हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं, ये परतंत्रता। ये ठीक है सर? हाँ बिल्कुल, आप जो समझे। सर नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा भोपाल से। सर, आपने जिस टॉपिक को लेकर ये बहुत सारगर्भित व्याख्यान दिया है, तो मेरा सर इसमें एक ऐड ऑन ये करना चाहूंगा कि संबंध एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण भारतीय सनातन संस्कृति में रहा है। विल ड्यूरांट बोलते हैं कि जो व्यक्ति सनातन संस्कृति में जन्म लेता है वो संबंधों को लेकर पैदा होता है। और आज 2022 में हम देखते हैं कि क्या हम संबंधों को, उस विरासत को निभा पा रहे हैं? मैं अपने चारों ओर जिन लोगों को देखता हूँ वो अजनबी, ना मैं उनको आंखों में देखता हूं तो मुझे अपना तू कहीं नहीं दिखता है। तो ये बहुत बड़ा संकट है। आने वाले 30 साल के बाद ये संकट बड़ा हो। हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के युग में संबंधों को बचाना बहुत बड़ा एक हमारे पास चुनौती बड़ा एक क्षेत्र है। यदि हम संबंध नहीं बचा पाए तो संस्कृति अपने आप नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, वहां संबंधों का बहुत व्यापक दायरा होता था। गाँव में मैं बचपन में टेसू लेके निकलता था तो पूरे गांव में निकलता था और पूरा गांव मेरा संबंधित था। आज जहां मैं भोपाल में रहता हूं वहां में तीसरे घर में कौन रहता है मुझे नहीं पता है। या इस भौतिकता के युग में क्या हम संबंधों को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं? कोई मेरे हित की बात कर रहा है तो वो संबंधी है। हर व्यक्ति में दो व्यक्तित्व होते हैं। यदि मैं बचपन में होता है तो मैं याद रखता था कि इस व्यक्ति ने मेरे को बहुत चोट पहुंचाई है तो मैं इसको बदला लूंगा,
लेकिन थोड़ा बड़ा होता हूं तो मेरे अंदर एक गंभीर अभिव्यक्ति होती है कि नहीं, हर दिन नया होता है, ये व्यक्ति नया दिन है और ये व्यक्ति नया है। मैं उसकी पृष्ठभूमि में, जब उसने गलती की है या मुझे कुछ चोट पहुंचाई है, तो मैं उसका बदला नहीं लूंगा। क्रोध स्वाभाविक वृत्ति होती है मनुष्य की, लेकिन जब हमको समझ विकसित होती है तो हमारे संवेग हमारे कंट्रोल में होते हैं। वो व्यक्ति मेरा है। तो ये तो बहुत ही अलग तरह का युग है। यहाँ पर संबंधों की परिभाषा तो, आप यदि हैं बहुत ऊंचे पद पर, तो आपको देखकर संबंध बनाए जाएंगे लोग। धीरेन जी अगर सामान्य मानवी होते तो क्या धीरेन जी से साथ वह बर्ताव होता? कतई नहीं होता। तो मैं तो, धीरेन जी एक आइडेंटिटी है। अब उनके पीछे जो सफिक्स लग गया कि बहुत ऊंचे उसमें कुल में गौरव में पैदा हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूं कि भारत की संस्कृति में 2 संकेतों में इस संबंध को परिभाषित किया है। भगवान राम पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं, नचिकेता पिता की आज्ञा से यमलोक पहुंच गया। तो देखिए आप, पृष्ठभूमि क्या है समाज की। और संक्रमण काल में दुर्योधन 5 गांव भी नहीं देता है अपने भाई को, और वही भरत, दोनों भाई लड़ रहे हैं कि मैं राज्य नहीं लूंगा, और वहां पर हम संक्रमण देखेंगे कि मैं 5 गांव। दिनेश जी थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे, आप कुछ अपने कंटेंट को रखिएगा जिस पर हम डिस्कशन चाहते हैं सर से, प्लीज। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है सर, क्या हम इस इतने बड़े टॉपिक को लेके आज यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे विस्तार में बताया, क्या हम इस संबंधों को लेकर चिंतित हैं? क्योंकि संबंध संस्कृति का बहुत बिंदु है एक, और यदि सर स्पष्ट करेंगे तो मैं बहुत लाभान्वित होऊंगा। क्या वर्तमान परिवेश में संबंधों की, चाहे परिवार हो, चाहे घर वाले हो, चाहे समाज हो, आप संतुष्ट हैं? तो सर कृपया मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। तो दोनों पर मैं थोड़े से मैं रेट कर देता हूँ। एक तो पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश जी की बात कर देता हूँ कि जो व्यवस्था की चर्चा है वो बहुत सीमित है, और अव्यवस्था की यदि चर्चा करेंगे तो वह सीमित है। यानी इस संसार में कितनी समस्याएं हैं उसकी यदि बात करने जाएंगे, विभिन्न संस्कृतियों में, वो हमारे यहाँ की हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे जुडाइज्म में हो, चाहे इस्लाम में हो, और यदि वो परस्पर हो, और यदि वो शैव और वैष्णव के बीच में हो, तो ये जो अव्यवस्थाओं की यदि चर्चा करेंगे तो असीमित है वो। यदि व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे कि क्या ठीक है, वो बहुत सीमित बात होगी। तो सीमित समय में सीमित बात करना मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि यदि हम में से एक एक व्यक्ति यदि क्या क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा करने बैठेगा तो हर एक के पास कम से कम 1-2 साल का तो समय है ही। और दूसरा जो आपने बात कही कि संबंधों की अपेक्षाएं तो है ही, मतलब उसमें तो मतलब प्रश्न की कोई बात ही नहीं है। तो और उसकी जो महत्व है, इस दृष्टि से ही जो है ये सब्जेक्ट रखा भी गया है कि संबंध पर चर्चा हो, और संबंध पर चर्चा बहुत कुछ हो सकती है। तो डॉक्टर साहब वो तो मुझे लगता है कि एक सेशन आप भी उस पूरे अव्यवस्था पर तो ले ही सकते हैं, पर एक सेशन में होगा नहीं, कितनी चीजें गड़बड़ चल रही हैं उस पर बहुत सारे सेशंस हो सकते हैं। डॉक्टर उषा व्यास जी ने जो प्रश्न पूछा है, लगता है 3 शब्दों को यदि आप ध्यान दें, एक है समझदारी, एक है जिम्मेदारी, और एक है ईमानदारी। यानी जब हम सामने वाले के साथ व्यवहार करते हैं तो हम दोनों में ये बात देखने की आवश्यकता है, हम दोनों परस्पर एक दूसरे में ये बात देखते हैं, क्या मैं समझदार हूं और क्या वो समझदार है। दूसरी बात, क्या मैं जिम्मेदार हूं और क्या वो जिम्मेदार है। और तीसरी बात, संबंधों के निर्वहन में क्या मैं ईमानदार हूं और क्या वो ईमानदार है। वो मेरे में ये देखता है और मैं उसमें ये देखता हूं। और समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ जब हम आकलन करते हैं सामने वाले का, तो 2 प्रकार से आकलन करते हैं। एक तो ये देखते हैं कि उसमें कहीं कमी है, तो यदि कमी है तो मेरा रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो ये है कि उसमें जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए मैं उसका सहायक हो सकूं, तो मेरा हो सके। दूसरा ये हो सकता है कि मैं उससे विरोध पाल लूं, जो अक्सर हो जाता है। तो जिसको स्वतंत्रता कहा है और जिसको परतंत्रता कहा है, कई
उसको पर्सपेक्टिव में कहा जा सकता है। 15 अगस्त का भी स्वतंत्रता परतंत्रता है कि स्वतंत्र पहले परतंत्र थे, स्वतंत्र हो गए। पर यदि परिवार में आप देखेंगे, यदि मैं समझदार हूं और यदि मैं जिम्मेदार हूं और संबंधों के निर्वहन को लेकर के यदि मैं ईमानदार हूं, अपने आचरण को देख लूं, तो मैं स्वतंत्र हूं। और यदि दूसरों के आचरण से मैं प्रभावित होता हूं और ये मेरी समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी कहीं ना कहीं जो है वो उसमें कोई रिफ्लेक्शंस उल्टे आते हैं, तो उन परिस्थितियों में फिर जो है मैं परतंत्र हो जाता हूं। यानी मेरी चाबी जो है वो दूसरे के हाथ में आ जाती है, दूसरा जैसा चाहता है वैसा फिर मुझे चलाता है वो, ये परतंत्रता है। तो स्वयं की समझदारी पर, स्वयं की जिम्मेदारी पर चलना ईमानदारी से, ये स्वतंत्रता है। मेरी चाबी दूसरों के हाथ में दे देता हूं, ये परतंत्रता है। और ये हर जगह लागू होती है। मेरे ख्याल से कम समय को देखते हुए इतना पर्याप्त होगा। सर एक बात और आपसे थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे कि मैं का मैसेज संबंध, और एक तो मैं हूं और एक होना चाहता हूं, इस पर थोड़ा सा और आप डिटेल करिएगा सर। देखिए, मैं हूं कि नहीं हूं, इस पे प्रश्न है क्या? मैं तो हूं। मैं हूं ना, पर इतना तो ठीक है कि मैं हूं। और मैं क्या चाहता हूं, तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर मैंने उसको एक छोटे से में कह दिया कि मैं निरंतर सुखी रहना चाहता हूं और निरंतर समृद्धि चाहता हूं। तो निरंतर सुख, हर कोई निरंतर सुख के साथ रहना चाहता है, नहीं रह पाता है, ये एक अलग विषय। और दूसरा जो है वो समृद्धि के साथ जीना चाहता है। समृद्धि समझ में आनी चाहिए कि समृद्धि क्या है। यदि मेरी समृद्धि दूसरे के कारण प्रभावित होती है, यानी जब मुझे दिखाई पड़ता है कि मैंने अपना एक मकान बनाया, बैंक से लोन भी उठाया, कुछ पास पड़ोसियों से उधार भी लिए, रिलेशन से उधार लिए, एक अच्छा मकान बनाया, और फिर सारे उसका एक गृह प्रवेश करता हूँ। तो गृह प्रवेश तो पंडित जी वैसे ही करा देते, परंतु गृह प्रवेश में जितने लोग होते हैं उनको सबको बुलाता हूँ। क्यों बुलाता हूँ? काहे को और खर्चा करता हूँ ऊपर से? इसलिए कि लोग आए और बताएं कि कितना अच्छा मकान बनाया आपने, आपका ड्राइंग रूम कितना अच्छा है, वो क्या होता है आपका वो मास्टर बेडरूम कितना अच्छा है ना। ये सब बातें प्रशंसा के लिए तो बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, खिलाते हैं कि लोग प्रशंसा करें। और वो मालूम पड़ा कि वो जिस दिन जो है वो हम गृह प्रवेश रख रहे हैं, बगल वाले प्लॉट में किसी ने चूना डाल दिया। अब वो चिंता शुरू हो जाती है। जब हम मकान बनाते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी गली में अपना मकान सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा होना चाहिए और सबसे ऊंचा होना चाहिए। अब ये बगल वाले ने तो भी चूना ही डाला है। अभी चिंता शुरू हो जाती है कि ये अपने से बड़ा तो नहीं बना लेगा, अपने से ऊंचा तो नहीं बना लेगा। तो अपनी चाबी दूसरे के हाथ में है। एक बार ये समझ में आ जाता है कि समृद्धि के लिए मेरे लिए आवश्यकता क्या है। यदि हम लोग अपने आप को देखें, सब लोग जो है वो इतना समय निकाल पा रहे हैं कि 6 से 7 तक हम लोग समय निकाल रहे हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास एक ठीक ठाक सा कोई मोबाइल है और हमारे पास कहीं ना कहीं एक वाईफाई या सिस्टम है। तो इतना जिनके पास है, उनके पास लगभग जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा कपड़े हैं, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। बिल्कुल। महिलाओं के पास भी, पुरुषों के पास भी। कईयों के पास इस जीवन यात्रा में, शरीर यात्रा में जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है। हम लोग एक ठीक ठाक मकान में रह रहे हैं, किराए का हो सकता है, अपना भी हो सकता है, ये भी ठीक है। और 3 समय का भोजन भी हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये यदि शरीर की आवश्यकताओं को देखने जाते हैं तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही? इतनी समृद्धि तो है ही। सरकारी लोग हैं, रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन वेंशन भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, या बैंक में इतना इकट्ठा करके चलते हैं। पर सारी चिंता जो है हमें शरीर को लेकर होती है। और यदि मैं की आवश्यकताओं को देखना चाहे, शरीर की आवश्यकताओं को देखिए, मैं की आवश्यकता को देखिए। ये जो मैं की जो आवश्यकता है, हम निरंतर सुख चाहते हैं, हम निरंतर सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, हम विश्वास के साथ जीना चाहते हैं, हम जो है प्रेम के साथ जीना चाहते हैं, दूसरे के साथ भी एक आश्वस्ति बनी रहे। जो सारी बीमारी है वो यहाँ पर। और जिसके पास जितनी ज्यादा है समृद्धि, जो तथाकथित समृद्धि है, वो उतना ज्यादा हैरान परेशान है। एक मजदूर को देखिए तो वो अपना लकड़ी पे भी जो है, पाए पे भी, नीचे भी वो सो जाता है, उसे कोई तकिए बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती है। रात में भोपाल में, अपने शहरों में देखिए, मजदूर जो बाहर से आए होते हैं वो बिना किसी चीज के वो प्लेटफॉर्म पे, पटरी पे सोए रहते हैं। और हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं।
तो जो मैं की आवश्यकता है वो तो सुख और समृद्धि है। सुख समझ में आना चाहिए, समृद्धि समझ में आनी चाहिए। ये समझ में आता है तो फिर मनुष्य के जीवन से कोई अच्छा जीवन नहीं है, अन्यथा उससे निकृष्ट कोई जीवन नहीं। क्योंकि ये समस्या कोई गाय भैंस के साथ तो है नहीं, उसको मिल जाता है वो अपना खा लेती है, भैंस के वो एक अंदर थोड़ा सा और इकट्ठा कर लेती है, पगुराती रहती है। शेर एक बार मार के खा लेता है हिरण को, तो उसके सामने फिर हिरण घूमते रहते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक में, डिस्कवरी में देखा होगा, वो भी घूमते रहते हैं, ये भी अपना बैठा रहता है। ये जो इकट्ठा करने की बीमारी है ये अपने साथ ही है, क्योंकि ये जो भय है कि ये सब चला जाएगा, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है, इसको ड्रॉप कर देते हैं जी। थैंक यू सर। डॉक्टर जमुना प्रसाद जी प्लीज। जहाँ तक मेरा मानना है कि आदमी की स्वतंत्रता और परतंत्रता वो स्वयं स्वयं के ऊपर निर्भर है। जो 5 अपनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके बस में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, उसी के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार संचालित होते। तो जब तक अपनी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के बस में काम करेंगी आदमी परतंत्र ही रहेगा। और जब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों में सामंजस्य पैदा हो जाएगा, मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों में सामंजस्य पैदा हो जाएगा, तो सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आदमी अभाव में होता है तो एक दूसरे के प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है, और जहाँ संपन्नता होती है वहां उसके स्वभाव में अंतर आने लगता है, अहंकार आने लगता है। और वो अहंकार ही एक दूसरे से दूर करने की सबसे बड़ी जड़ होती है। संपर्क वहीं टूटते हैं जहां अहंकार होता है, गुस्सा वहीं आता है जहां अहंकार होता है। आपके नौकर से कोई गिलास टूटता है तो आपका अहंकार है कि आप अधिकारी हैं, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। वही गिलास यदि आपसे टूटता है तो आपके नौकर को गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उसको ये दया भाव आएगा और आपके सहयोग की भावना आएगा कि सर थोड़ा सा अटेंशन प्लीज, कहीं लग नहीं जाए आपको, छोड़ दीजिए मैं साफ किए दे रहा हूँ। तो ये अंतर होता है कि आपकी प्रतिष्ठा आपने किस हिसाब से ग्रहण की है और किस हिसाब से आप उसको ले रहे हैं, आपका स्वभाव में क्या परिवर्तन हो रहा है उस प्रतिष्ठा से। यदि आप प्रतिष्ठा को डाइजेस्ट कर गए तो आपको अहंकार नहीं होगा, वहां आपकी बुद्धि का प्रयोग होगा और वहां आपके संबंध बराबर बने रहेंगे, आप स्वतंत्र बने रहेंगे। और जहां आप अहंकार के प्रति अहंकार के आगोश में आ जाते हैं वहीं आप परतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार जो होता है वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है और कर्म इंद्रियां उनके बस में होती हैं। तो हाथों को चलना होगा, पैरों को चलना होगा, हाथों को करना होगा जैसा कि अपनी ज्ञान इंद्रियां चाहती हैं। वहां आपका मन भी उसी तरह सपोर्ट करेगा जहां ज्ञान इंद्रियां जो चीज वांटेड करेंगी। जैसे हमने यूरोप में अभी देखा है कि बहुत से परिवार अब सम्मिलित परिवार होने लगे। तो ये स्थिति आई है कोरोना के बाद। पहले जो पति पत्नी भी अलग अलग रहते थे, बोले हम अपने अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, कभी कभी साथ में मिलते हैं, सैटरडे संडे हम लोग साथ में रहते हैं, बाकी समय हम अपने काम पे रहते हैं, वो अपने काम पे रहते हैं, वीकेंड में ही साथ में। अब हुआ क्या है कि अभाव ने उनको सबको साथ में कर दिया है, क्योंकि रसिया के बाढ़ की वजह से वहां पे गैस की कीमत 3 गुनी हो गई और गैस ही वहां पे मकान को गर्म करने के लिए हर जगह उपयोग में आती थी। बिजली के बिल भी वहां ज्यादा आने लगे हैं। इस और जो वेतन है उसमें वृद्धि नहीं हुई है, वो वही है, आमदनी के स्रोत वही हैं। तो अब हुआ क्या है कि जहां अभाव हुआ है तो लोग अकेले अकेले जहां मकान में रहते थे तो वो पूरा अपना खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मकान का किराया, बिजली के खर्चे, गैस के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां वो पति पत्नी भी अलग अलग रहते थे वो अब एक मकान में आ गए। जहां बच्चे अलग अलग रहते थे, माँ बाप से रहते थे, तो अब वो माँ बाप के साथ में रहने लगे हैं। तो अब वहां पे ज्वाइंट फैमिली अपने आप बनने लगी है। उसका कारण हुआ है कि उन्हें अभाव में जीने की
जो एक अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ा है। तो यही भारत में भी होता है। हमने ये देखा है कि जहाँ आदमी संपन्नता एक जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसे वो हजम नहीं कर पाता, और वहां पे उसे अग्रेसिविटी, यूगो, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं, और वो किसी की बात को सहन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है, किसी बात को सहन नहीं कर पाता है, और वो अपना अलग अलग रहने की सोचने लगता है। जो अपने संयुक्त परिवार है वो टूटने लगते हैं। आज गांव में देखिए आप, जहाँ अभाव है वहाँ संयुक्त परिवार है। शहरों में देखिए जहाँ की संपन्नता है वहाँ सब अपने अपने अलग अलग रहने लगे। तो एक तो संपन्नता, मानसिक संपन्नता, और एक वास्तविक संपन्नता, ये दोनों ही खतरनाक है। क्योंकि इनको चाहे वो अपने धन की संपन्नता हो या ज्ञान की संपन्नता हो, जहाँ आदमी के अंदर थोड़ा सा भी यूगो आया वहां पे संबंध टूटने लगते। तो मेन जो जड़ है यूगो को यदि खत्म कर दिया जाए तो सारी की सारी समस्याएं दूर होती हैं। यही मेरा निवेदन है। जी जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी सर, इस चर्चा से तो अनुमान ये लगा कि परस्पर निर्भरता हमारे आर्थिक संबंधों के लिए ज्यादा, आर्थिक विषमता हमारे पारस्परिक संबंधों के लिए जिम्मेदार है। क्या एक पहलू सही है? तो गुरुजी से प्रश्न है? नहीं, मैं गुरुजी ने तो डिस्कशन किया है, शंका एक पैदा हुई गुरुजी के डिस्कशन के बाद। देखिए, आर्थिक विषमता वाला जो विषय है, आप यदि छोटे से छोटे प्राणी को देखें तो जो चलता फिरता दिखता है वो चींटी दिखती है, और भी हो सकती है। चींटी देखिए, दीमक देखिए, वो बिना खाए नहीं मरती। और यदि बड़े को देख लें, आप व्हेल को देख लें, हाथी को देख लें, वो भी, उनका भी जीवन चल जाता है। तो मनुष्य का क्यों नहीं चलता? वो तो सबसे समझदार कहा जाता है। तो ये समझ की समस्या है। समझदार मनुष्य के साथ विपन्नता नहीं है, नासमझ के साथ विपन्नता है। इसलिए दो भाई जो है वो 6 लाख करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी जो है वो परस्पर लड़ रहे होते हैं। हम लोगों ने 2-3 साल पहले काफी देखा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उससे संपत्ति को दान किए जा रहे हैं। वॉरेन बफेट को देखिए, है ना, आप जितने भी लोगों को देखेंगे आजकल वो देख बड़ा ही चल पड़ा। तो ये एक समझ और नासमझी का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है वो कमा करके यदि काम करने के लिए तैयार है। हमारा देश तो इतना अच्छा है कि लगभग 1.5 करोड़ तो साधु है और भिखारी है। समाज उनको देता है तभी तो जी रहे। बहुत बढ़िया सर, सच बात। वो जो साधु हो गए, सन्यासी हो गए, उनके सामने तो ये प्रश्न नहीं है ना, ये हम लोगों के सामने प्रश्न है। अभी जो सर ने कहा, सब शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उसके साथ जुड़ी हुई जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनके सब विषय हैं, उस पर बहुत बात हो सकती है। एक प्रश्न जो है वो आया है चैट बॉक्स में। अब आपको आप देखेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। वो किसी ने प्रश्न पूछा है कि हमारी कौशन मनी सर वो 4000 रुपए कब वापिस होगी? जी 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 है ना, तो कौन कहाँ फंसा हुआ है इसका विषय है। बस मैं आखिरी प्रश्न अपनी तरफ से करना चाहूंगा कि सर, इसका मतलब यह है जो आप अभी कह रहे थे कि हम 1000 करोड़ की संपत्ति रखने के बाद भी हम संबंधों को नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी मानसिक विपन्नता बढ़ रही है। ये तो, इसका तो उत्तर हाँ में ही है। बढ़ रही है या बढ़ी हुई है या बढ़ी हुई थी, बहुत सारा हो सकता है, बहुत कुछ जो है। देखिए, परिवार में यदि समझदारी है ना, और स्कूल में यदि समझदार शिक्षक मिल गए हैं तो ये समस्या नहीं आती है। ये सब बातें ऐसी नहीं है जिनको कि कोई स्कूल में या किताबों में सिखाया जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है ना। मैं की चर्चा जो है वो कहीं स्कूलों में नहीं होती, कहीं करिकुलम में नहीं है, कहीं सिलेबस में नहीं है। आप जाके देखिए किसी भी सिलेबस में, हम वो बाबर को पढ़ लेंगे, अकबर को पढ़ लेंगे, हम जो है अफ्रीका को पढ़ लेंगे, हम नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल, वो भी पढ़ लेंगे, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर पढ़ लेंगे, वो सब पढ़ लेंगे। ये मैं का मामला क्यों गड़बड़ है, इसके बारे में शिक्षा में कोई बात ही नहीं होती है। साइकोलॉजी में जब बात होती है तो वो जो डिस्टर्ब्ड माइंड है उनके बारे में बात होती है। एक सामान्य व्यक्ति कैसा होगा, वो कब खुश हो जाएगा, उसको कब खुश रहना चाहिए,
दुख से कैसे बना, इस बारे में कोई बात ही नहीं होती है। ये सब कार्यक्रम जो है वो जिसको धर्म, हमारे धर्म कहा गया है, बाकी लोग रिलीजन कहते हैं, अपन तो धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म में कहा गया है कोई भी रिलीजन हो उसमें तो यही बात की गई, वो बातें धर्म पे छोड़ दी गई है। तो यदि सिलेबस में भी ये बातें होने लग जाए, परिवार में बातें होने लग जाए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत परेशान है, अपने आप को विपन्न महसूस करता है, उसको लगता है धन बहुत कम है ना, भले ही 4 गाड़ियां खड़ी हुई है उसके घर के बाहर, 4 मकान है, तो उसका बच्चा तो विपन्न अपने को महसूस करेगा ही। जब पिता हैरान परेशान है तो वो कहाँ से सुखी हो जाएगा, उसको लगेगा पिता ही गरीब है। तो मुख्यतः ये विषय जो है ये परिवार में आने चाहिए, परिवार में ना आ पाए तो स्कूल में आने चाहिए, कॉलेज तक तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सर थैंक यू सर। निश्चित तौर पर हम सार्वभौमिक जीवन मूल्यों की ओर हमें बढ़ना होगा और उसकी ओर हमें प्रयास करना होंगे। हम अगले क्रम में नंद किशोर जी को बुलाना चाहेंगे, इसके बाद डॉक्टर राहुल मिश्रा जी। नंद किशोर जी प्लीज। सर को सभी को मेरा नमस्कार, मैं नंद किशोर साहू। मेरा एक आग्रह है सर, संबंधों का जो भाव है वो आज नहीं, मैं विगत 15-20 वर्षों से देख रहा हूँ, जो एक शिक्षक का और एक अधिकारी का जो संबंध है वो उतना गहरा और उतना प्रगाढ़ नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। वो एक अधिकारी के पास जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भाव डर का रहता है कि वो अधिकारी है, वो बड़ा भाई नहीं मान के वो अधिकारी के रूप में जाता है, और वो भाव जो एक छोटे भाई के रूप में स्नेह मिलना चाहिए, और ना ही सहयोग मिलता है ना ही सम्मान मिलता है। एक शिक्षक के रूप में ये चीज जो है कहीं ना कहीं मैं विभाग में देख रहा हूँ, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें सर से मेरा आग्रह। वो कोई शिक्षा विभाग में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। तो जो किसान है वो किसी से नहीं घबराता डरता। आजकल पटवारी का हो गया, पर ये तो पुरानी कहावत है हमारी। और मध्यम बान जो मध्यम कार्य है वो व्यापार का है, और अधम चाकरी तो आप भी अधम वाले काम में, हम भी अधम वाले काम में। जब नौकर बन गए और ये स्वीकार कर लिया कि सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप है, तो मैं अपने आप को सर्वेंट महसूस करता हूँ, मेरे से बड़े वाले को जो है वो मास्टर है, तो अपने आप ही डर के चलता हूँ। तो ऐसे में जब होता है तो 2 प्रकार से हम प्रभावित होते हैं, या तो कोई व्यक्ति हमारा लाभ पहुंचा सकता है या कोई हानि पहुंचा सकता है। तो आपकी पोस्टिंग ठीक ठाक हो जाए, आपके घर के पास आपको स्कूल में पोस्टिंग हो जाए, उसमें आपको जाना ना पड़े, आप अपने और काम धाम करते रहे, ऐसा कोई आपको अच्छा अधिकारी मिल जाए तो बढ़िया। या वो अधिकारी आपको पकड़ ना ले, आपको सस्पेंड ना कर दे, आपको डी ना कर दे, तो डर है। तो डर के आधार पर या लोभ के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर जो संबंध है वो सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप है। और शिक्षक जो है अधिकारी से डरते हैं, तो जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर से डरता है, तो कलेक्टर कमिश्नर से परेशान है, तो कमिश्नर जो है चीफ सेक्रेटरी से परेशान है, चीफ सेक्रेटरी जो है सीएम से परेशान है, सीएम जो है वो वोटर से परेशान है। वो वहां जगह जगह वो बेचारा वो पैर छूता फिर रहा है ना। तो जब भी अपनी स्वतंत्रता को छोड़ेंगे, मैंने छोड़ी हुई है, आपने भी छोड़ी हुई है, तो इसको मान के ही चलिए कि ऐसा होगा ही। ईमानदारी से यदि अपने काम को कर रहे हैं तो आपको अधिकारी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अधिकारी ही आपके पास आ जाते हैं। आप शिक्षा विभाग में, बहुत सारे शिक्षा विभाग के साथी हमारे साथ में, तो आपको आने की जरूरत कहाँ पड़ती है। बाकी इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, पर उसका समय नहीं है अभी। एक और कुछ प्रश्न था शायद। हाँ सर, मैं एक्चुअली सर मेरा मानना है ऐसा कि जो भी रिलेशन है, किसी भी टाइप का रिलेशन है, इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट और एक म्यूचुअल पॉजिटिव फीडबैक बहुत जरूरी है। वन साइडेड कुछ भी नहीं होता। अगर सामने वाला भी रिस्पॉन्ड कर रहा है तभी हम एक अच्छा रिलेशन स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अपन अपना पूरा 100% दे रहे हैं किसी भी रिलेशन या किसी भी उसमें, बट हमको सामने वाले से पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो हम उस सिचुएशन में अपने रिलेशन को एक स्ट्रॉन्ग कैसे रखें? मतलब या उसे हमको ब्रेक कर देना चाहिए, या फिर जस्ट फॉर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हमें अपना एफर्ट्स देते रहना चाहिए? तो बस ये तीसरा वाला है, आप यही कर सकते हैं।
देखिए, एक व्यक्ति समझदार है और एक व्यक्ति नासमझ है, जी सर। इनमें जिम्मेदार कौन होगा? समझदार होगा सर। आप क्या है? हाँ सर, ऑब्वियसली समझदार, अपने आप को हर कोई समझदार ही समझता है सर। तो जो समझदार है वो समझदारी पूर्वक काम करता है, तो नासमझ जी है सर। उसकी नासमझी को जो है एक बार यदि उसको भरोसा हो जाता है तो आपको फॉलो करने लगता है। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती है, भरोसे की कमी होती है, तो समझदार आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए, छोड़ देने से कैसे होगा? हाँ सर, बट सर विश्वास के कोई एक ऐसा फैक्टर तो है नहीं जो एक ट्रस्ट को स्टेबलाइज करे। बहुत सारे उसके जो सपोर्टिंग फैक्टर होते हैं, अगर वो उसके फेवर में नहीं जा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उसकी जो एक्टिविटी है वो हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रस्ट है वो उससे कोरिलेट नहीं हो पा रहा है, या फिर हमारे ट्रस्ट को स्टेबलाइज करने में वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी ट्रस्ट ऐसे स्टेबलाइज करना बहुत टफ हो जाता है। मेरा ऐसे मतलब स्थिति में बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। हम लोग ये नहीं करते हैं। हम जी लोग सर। अपने मन में दूसरे के प्रति बहुत सारे भ्रम पाले रहते हैं और वो हमारे प्रति पाले रहता है, जी सर। होता यही है। और उसमें जब हम साथ बैठ के बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको भी दिखाई पड़ता रहता है कहीं ना कहीं अपने में भी कुछ तो प्रॉब्लम है। यस सर। साथ बैठ के बात करिए कि भाई मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैं कुछ गलत कर जाता हूँ, तो हो सकता है गलत कर जाता हूँ, तो भाई कहाँ मतलब मैं आपको यदि कहीं चोट पहुंचा रहा हूँ तो आप मुझे बताते रहा करिए। ऐसा यदि विनीत भाव से और ईमानदारी के साथ करेंगे, बंद करके नहीं करेंगे, शब्दों में नहीं करेंगे, विनीत भाव से करेंगे तो हो जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है सामान्यतः, यदि आप देखेंगे बहुत ईमानदारी के साथ यदि जांचेंगे तो यदि हमारा व्यवहार ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ऐसा होता नहीं है। अब ये जो जिसको जर जोरू जमीन के झगड़े कहते हैं वो एक अलग विषय है, यस सर। ये अलग विषय है, परंतु सामान्यतः आप देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं अपने में भी कुछ ना कुछ खटास होती है। यदि नहीं होती है, दो दोस्त होते हैं ना, देखिए जो बहुत पक्के दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को गाली बकते हैं, झगड़ जाएंगे, अगले दिन फिर मिल जाएंगे। लगभग सबके साथ अनुभव होगा ऐसा। बहस हो गई किसी बात पे, खूब बहस हो गई, चेहरा नहीं देखा, फिर दोनों गले मिल के रो लिए। होली दिवाली तो हमारे यहाँ होती इसलिए थी कि भैया हो गया तो जाके मिल लिया हो। परिवारों में झगड़े आते तो भैया जाके मिल आते थे, गले मिल के रो लेते थे, यार मेरे से गलती हो गई, यार मेरे से गलती हो गई। इसीलिए सब त्योहार भी होते हैं हमारे यहाँ। यस सर। अपना अपनी जिम्मेदारी से चलते रहना चाहिए, वो जरूरी है। यस सर। अपनी जिम्मेदारी और समझदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते रहना चाहिए, ये जरूरी है। यस सर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं धीरेन्द्र को कि बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं जानता हूँ जिस पद पर वो इस समय काम कर रहे हैं वहां पर दबाव बहुत रहता है और समय का आश्वासन देना बहुत बड़ी बात होती है। और धीरेन्द्र ने मुझे पिछले दो दिन पहले मेरी बात हुई और उन्होंने उसको स्वीकार किया, तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो संबंध का टॉपिक है बड़ा गहरा विषय है, लेकिन इस पे जो संक्षेप में और जिस गहराई के साथ और जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे सामने बात रखी गई है उस पर यदि हम ओपन माइंड से सोचेंगे तो बहुत सारे जो संबंधों के प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगे। बस ये जरूरी है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीज छूट जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो छूटती नहीं है और समस्या इसी से बनी रहती है। हम एक साथ दो युग में नहीं जी सकते हैं और प्रयास हमारा दो युगों में जीने का रहता है। और मनुष्य के जीवन में बचपन और उम्र बढ़ती जाती है और आप पीछे से आगे बढ़ते ही नहीं है, तो ये समस्या बनी रहती है। इसी बात को बहुत अच्छे से हमारे वक्ता ने हम सबके सामने रखा। मैं धीरेन्द्र को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।